नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। स्टोर में छोटी सी खाट जितनी जगह थी जहाँ सुबह के वक्त भी अंधेरा होता था, वहाँ कमला जी टिमटिमाती हुई बल्ब की रोशनी में अपने बेटे का कमरे से निकलने का इंतजार कर रही थी। करीब 9 बजे जैसे ही कमरे से उसका छोटा बेटा शिव बाहर निकला, कमला जी बोली, बेटा यहाँ दिन के समय भी अंधेरा लगता है। ये बल्ब भी कभी जलती है तो कभी नहीं जलती। कोई अच्छी सी बल्ब लगा दो। पूरी रात मच्छर मुझे सोने नहीं देते हैं। गर्मी भी बहुत है, जरा टेबल पंखा लगा दे। वो बोला, माँ सुबह हुई नहीं कि आपकी फरमाइश और शिकायतें शुरू हो जाती है। सुबह सुबह आपने टोक दिया, अब क्या ही दिन अच्छा जाएगा। क्या जब पिताजी दुकान पर जाते थे तब भी आप यही करती थी, उनका भला सोचती थी और मेरा नुकसान। छी छी, कैसी है आप माँ। कमला जी बोली, नहीं नहीं बेटा, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचती कि तुम्हारा कभी नुकसान हो। जीवन का सबसे बड़ा नुकसान सह लिया, अब कोई और नुकसान सहने की ताकत नहीं है। और मैं अभी ना बोलूं तो कब बोलूं। तुम तो मिलते ही नहीं हो। शाम को तुम थके हारे आते हो, इसीलिए कुछ कहती नहीं। गलती हो गई बेटा, आगे से ध्यान रखूंगी। इतना कहते हुए कमला जी की आंखें भर आई। शिव बोला, अब रोते हुए अगर आप मुझे टोकोगी, वो भी तब जब मैं काम पर जा रहा हूँ, तो सोचिए मेरा क्या ही फायदा होगा। आपने तो पूरा दिन ही खराब कर दिया। अमिता, ओ अमिता, सुन रही हो। शिव ने अपनी पत्नी को आवाज लगाया। अमिता आ गई और बोली, यहाँ क्यों रुक गए। शिव बोला, जरा माँ का दुखड़ा भी सुन लेना। जाते हुए इन्होंने मुझे टोक दिया, अब ना जाने आज धंधे में नुकसान होगा कि क्या होगा। इतना कहकर शिव मुंह बनाते हुए दुकान की तरफ चला गया। शिव के जाते ही अमिता कमला जी से बोली, क्यों माँ जी, अपने बेटे का सुख देखना पसंद नहीं है क्या। सुबह होती नहीं कि आपकी किटकिट शुरू हो जाती है। न जाने 1 महीना कब कटेगा और मैं आपको जेठानी जी के घर दे दूं, वहीं क्यों नहीं रह जाती हैं आप। क्या परेशानी हो गई। कमला जी बोली, बहू देखो, अभी सुबह के 9 बजे हैं और स्टोर रूम में अंधेरा है। अंधेरे की वजह से मच्छर भी बहुत काटते हैं। पंखा लगा देती या मुझे बच्चों के कमरे में ही एक कोने में जगह दे देती। कम से कम यहाँ अकेली तो नहीं रहूंगी। अमिता बोली, शुक्र मनाइए स्टोर रूम में जगह मिली है, वरना दरवाजे के बाहर जगह मिलेगी और मैं आपको अपने बच्चों के कमरे में रखूंगी तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। चुपचाप यहीं पड़ी रहिए। अगर कोई पुरानी बल्ब मिलेगी तो लगा दूंगी। अब मुझे पीछे से आवाज मत लगाना। इतना कहकर वो कमरे में चली गई। आधे घंटे बाद कमला जी खुशबू लेते हुए बोली, आज जरूर बहू ने कुछ अच्छा बनाया है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाई हूँ, आज भरपेट खाऊंगी। सोच सोच कर कमला जी मुस्कुरा रही थी। तभी अमिता उनके लोटे में पानी और एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी एल्युमिनियम की थाली में कुछ रोटियां डालती है और बोली, थाली धोकर रखना वरना मक्खियां बिन बिनाती है। कमला जी आज बड़ी नजरों से बहू को देखी और बोली, बहू आज भी रोटी और वही दाल, बच्चे तो ये हर रोज नहीं खाते होंगे, फिर मुझे
क्यों हर रोज देती हो? अमिता बोली, सबके लिए यही बना है। तभी अंदर से बेटी की आवाज आई, माँ आज मेरे टिफिन में यही पनीर की सब्जी और हलवा ज्यादा डालना, बहुत ही स्वाद बना है। अमिता एक पल रुकी और बोली, दिन में ये लड़का सपने देख रहा है, वो तो बच्चा है, आपकी उम्र सपने देखने की नहीं है, चुपचाप खाइए और मुझे भी खाने दीजिए। इतना कहकर वो चली गई। बेचारी कमला जी दाल में सूखी रोटी डुबा डुबा कर अपने टूटे दांतों से किसी तरह निगल रही थी और अपनी पुराने दिनों को सोच रही थी। जब दूसरा बेटा हुआ था तो लोग उनके पति गुप्ता जी से कह रहे थे, गुप्ता जी बहुत बहुत बधाई हो, अरे आपने तो छक्के पे छक्का मारा। पहले बेटे में पूरे गांव में लड्डू बांटा, अब इस बेटे में क्या करोगे? गुप्ता जी बोले, आप सबका आशीर्वाद रहा तो इस बार पूरे गांव में दावत दूंगा। बस आप सब मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि वो अच्छे इंसान बने। गुप्ता जी और कमला जी का सुखी परिवार था। पहले वो किसान थे, बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया, फिर पास के शहर में अपने लिए एक मकान लिया और एक किराए की दुकान खोली, जिस पर ईश्वर की कृपा हुई और दुकान खूब चलने लगा। पैसों की कमी नहीं थी, खुशी से सबका जीवन चल रहा था। फिर करीब 2 साल बाद कमला जी ने फिर से खुशखबरी दी। गुप्ता जी खुशी से फूले नहीं समाये थे जब दाई ने आकर ये बताया कि गुप्ता जी के घर में लक्ष्मी आई है। पड़ोस के लोग निराश मन से बोले, अरे बेटा होता तो अच्छा होता, क्योंकि बेटे जितने होते हैं कम लगते हैं, आखिर बुढ़ापे का सारा बेटा ही तो बनता है। बेटियों का क्या है, या तो माँ बाप के लिए बोझ बन जाएगी या फिर पराए घर जाकर बार बार मांगने के लिए आएगी। गुप्ता जी बोले, ऐसा ना कहो, ईश्वर ने हम सबको बनाया है, बेटा हो या बेटी, माँ बाप के लिए सब एक जैसे होते हैं। बेशक उनके लिए भी माँ बाप के मन में वैसी ही भावना हो। समय धीरे धीरे बीतने लगा। बड़ा बेटा राघव कॉलेज की पढ़ाई खत्म किया। उसे नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके 2 साल बाद शिव भी अपनी पढ़ाई पूरी खत्म करके अपने शहर लौट आया। दोनों बेटों ने अपने पिता के साथ ही कारोबार करने की इच्छा जताई। पिता ने भी खुशी खुशी अपने साथ दोनों को काम पर लगा लिया। कुछ साल बाद राघव की शादी रेखा, जो कि एक पैसे वाले घर से थी, और शिव ने अपनी पसंद की लड़की अमिता से शादी की। शुरू में दोनों बहुओं ने दोनों सास ससुर की बड़ी देखभाल की और ननद से भी बड़ा प्रेम जताया। समय बीता। 2 साल बाद गुप्ता जी ने अपनी बिटिया नेहा की शादी एक साधारण परिवार में की। बेटी पिता के फैसले से बहुत खुश थी। हंसी खुशी सब रह रहे थे। गुप्ता जी और कमला जी अपने जीवन से खुश थे, परंतु सच कहा किसी ने खुशी को खुद की नजर भी लगती है। एक रोज अचानक हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कमला जी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर अचानक गुप्ता जी को हुआ क्या है, क्योंकि वो तो बहुत खुश मिजाज इंसान थे, पर उनकी तो दुनिया लूट गई। कई महीनों तक तो कमला जी एक कमरे में बंद रहती थी। मन को इतना आघात जो पहुंचा था, दोनों भाइयों में कारोबार को लेकर खटपट होना शुरू हुआ। पिता के रहते जो आज तक दोनों भाई मुंह नहीं खोलते थे, आज माँ के सामने एक दूसरे पर लांछन लगाने लगे। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। फिर दोनों भाइयों में बंटवारा का सोचा।
और अपनी माँ के सामने अपनी बात कही। कमला जी इस पक्ष में नहीं थी। उन्होंने बेटे बहू से बहुत अनुरोध किया कि मिलकर साथ रहो। तुम्हारे पिता की आत्मा को तुम्हारे इस निर्णय से बहुत तकलीफ होगी। नेहा को जब इस बात का पता चला, उसने दोनों भाइयों से बहुत अनुरोध किया, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। देखते देखते कारोबार के 2 हिस्से हो गए। बहुओं ने रसोई के भी 2 हिस्से कर दिए। अब रहा सवाल मकान का, तो मकान के बीचों बीच उन लोगों ने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी। एक भरा पूरा परिवार 2 हिस्सों में बट गया। पर किसी ने यह नहीं सोचा कि कमला जी के दिल के कितने टुकड़े हुए। अब आया सवाल कमला जी का, तो दोनों बेटों ने उन पर निर्णय छोड़ा कि वो किसके साथ रहना चाहती है। बस राघव बड़े बेटे के साथ रहने की सहमति जताई। बड़ी बहू ने खुशी खुशी कमला जी का स्वागत किया। क्यों ना करती, क्योंकि कमला जी उस समय रसोई का सारा कार्यभार संभाल रही थी, तो उसे भी अपना फायदा दिखा। घर की परेशानी और जीवन साथी के जाने के दुख से वो कोई भी काम करने में असमर्थ होने लगी। समय बीत गया। माँ के चेहरे और शरीर पर बुढ़ापे ने अपना डेरा डाल लिया। धीरे धीरे वो अपनी उपेक्षित होती गई। पहले तो सब हालचाल पूछते थे, पर अब तो कोई उन्हें देखने तक नहीं आता। यहाँ तक कि रेखा को अब वही सास बोझ लगने लगी थी। दोनों बहुओं में अब कमला जी को लेकर झगड़े होने लगे कि हर चीज का तो बंटवारा हो गया, कमला जी का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि कोई उन्हें अपने साथ रखने को तैयार ही नहीं था। एक रोज कमला जी गुप्ता जी की तस्वीर को देखकर कहती है, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? न जाने और कितने घाव मिलने अभी बाकी है। जिन बच्चों को 9 महीने कोख में पाला, उनकी जरूरतों को पूरा किया, आज वो मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते। बेचारी खून के आंसू रो रही थी। बड़ी मुश्किल से दोनों भाइयों ने ये तय किया कि माँ के खाने की व्यवस्था एक महीने रेखा तो दूसरे महीने अमिता संभालेगी। अभी तक वो रेखा के पास रह रही थी, तो अब अमिता के पास उन्हें पहुंचाया गया। बेचारी कमला जी उपेक्षा को मन में समेटकर घर के उस कोने में पड़ी रहती। अपनी टेढ़ी मेढ़ी थाली और लोटे को लेकर बेचारी तीनों टाइम दरवाजे की तरफ निहारती रहती कि कब कुछ खाने को मिले तो इस पेट की आग को शांत करे। यही सब सोचकर एक रोज कमला जी दरवाजे की तरफ निहार रही थी। तभी दरवाजे की तरफ से किसी के आने की आहट हुई। जब देखा तो उनकी आंखों की चमक बढ़ गई। सामने से नेहा आ रही थी और माँ की हालत देखकर अपने आंसुओं को रोक न सकी और बोली, माँ कब से कह रही हूँ मेरे साथ चलो, कम से कम वहाँ 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। आप जानती है मैं यहाँ रहकर आपकी सेवा भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ कोई मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछेगा, और फिर मैं अपने बच्चे और परिवार को छोड़कर यहाँ कितने दिन रह सकती हूँ। कमला जी अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसीलिए वे बेटी के साथ नहीं गई। बेटी घंटे 2 घंटे माँ के पास बैठी कुछ खाने के लिए उसे दे देती और फिर वापस अपने घर चली गई। एक रोज घर के अंदर से खाने की खूब अच्छी खुशबू आ रही थी। कमला जी उम्मीद लगाए बैठी थी, तभी उनकी थाली में छोटी बहू ने खिचड़ी डाली और बोली, मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली है, तो चुपचाप
यही रहेगा, दरवाजे तक मत आइएगा। इतना कहकर वो जाने लगी। कमला जी ने थाली देखी, फिर सोची बहू ने पानी तो दिया ही नहीं। अब जब तक वो कुछ कहती, अमिता ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद कमला जी रसोई की खिड़की के पास जाकर बहू को धीरे से आवाज लगाने लगी। जैसे ही अमिता की नजर पड़ी, वो गुस्से में बोली, जीना हराम कर रखा है, अब क्या चाहिए? उन्होंने लोटा दिखाया तो वो बोली, थोड़ी देर पानी नहीं पियोगी तो मर नहीं जाओ। फिर उसने खिड़की से ही एक जग से उसे लोटे में पानी डाला, मानो किसी अछूत को पानी दे रही हो। लोग कहते हैं जैसे अच्छा वक्त कटता है वैसे बुरा वक्त भी कट जाता है, पर कमला जी के जीवन में बुरा वक्त बीत ही नहीं रहा था। समय बीता। एक रोज कमला जी को भूख लगी थी, पर डर के मारे दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे रही थी। फिर अपनी लाठी लेकर किसी तरह उस स्टोर रूम से निकलकर बाहर आई और आवाज लगाई, बहू सूरज सर पर चढ़ा है, कुछ खाने दे दो। तभी उन्होंने देखा कि बेटा कमरे से बाहर निकल रहा था। कमला जी के चेहरे पर चमक आ गई और बोली, शिव आज तुम मेरे लिए खाना लाए हो, पर ये क्या, तुम तो सामान के साथ कहीं जा रहे हो? बेटा बोला, हाँ माँ, बच्चों के स्कूल में छुट्टी हो गई है तो मैंने भी दफ्तर से छुट्टी ले ली। अब तुम्हारी बहू को कहीं ले जा नहीं पाया, पूरे दिन घर गृहस्थी में बेचारी लगी रही, तो हम कुछ रोज के लिए घूमने बाहर जा रहे हैं। कमला जी करुणा स्वर में बोली, अगर तुम लोग चले जाओगे तो मुझे रोटी खाने के लिए कौन देगा? क्या अपनी माँ को मरने के लिए छोड़कर चले जाओगे? तभी अमिता बोली, माँ जी अभी आप मरने वाली नहीं है, और वैसे भी आज महीने की आखिरी तारीख है, कल से आपकी जिम्मेदारी भाभी की है। ये लीजिए 4 रोटियां और दाल, जल्दी से खा लीजिए, कल की दाल है, कहीं खराब ना हो जाए। सुबह भाभी आपको ले जाएगी, हमारे पीछे से घर का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर सब निकल गए। बेचारी कमला जी टुकुर टुकुर सबको निहार रही थी। उन्हें बहुत जोर की भूख लगी थी, तो उन्होंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ। जैसे ही उन्होंने दाल मुंह में डाली, दाल खट्टी हो चुकी थी, फिर भी बेचारी ने किसी तरह उसे खा लिया। फिर 2 रोटियां बचाकर रखी ताकि रात में कम से कम पानी में डुबोकर ही खा लेगी, क्योंकि पेट की आग तो परिस्थितियां समझती ही नहीं है। अगले दिन बहुत देर तक वो बड़ी बहू रेखा का इंतजार करती रही, जबकि घर के बीचों बीच बस दीवार ही तो थी। एक बार तो सोची कि खुद ही चली जाए, पर उन्हें लगा कहीं उनका एका जाना बहू को नाराज ना कर दे। बैठे बैठे बेचारी की आंख लग गई। तभी किसी के हाथ के स्पर्श ने उन्हें जगाया। माँ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कमला जी ने देखा कि राघव आया है। वो बोली, बेटा कब से राह देख रही थी, बहुत जोर की भूख लगी है, चल मुझे ले चल। उन्होंने एक छोटा सा बक्सा और पति की तस्वीर उठाई और बेटे के साथ चल पड़ी। बेचारी एक हाथ में उस छोटे से बक्से को और दूसरे हाथ में अपनी लाठी को टेकते हुए चलती रही। जब वहाँ पहुँची तो देखा कि जिस कमरे में वो आज तक रहती थी, वहाँ न ले जाकर बेटा उन्हें पीछे के बरामदे पर लगी एक छोटी सी खाट पर बैठाया और बोला, माँ इस बक्से में क्या रखती हो? जब भी
आती हो इसे लेकर आती हो और जब भी जाती हो लेकर जाती हो। कमला जी पहले इधर उधर देखी, फिर सोची चलो यहाँ खाने को मिल ही जाएगा। बेटे ने फिर माँ से वही सवाल किया। कमला जी उस बक्से को अपने पीछे करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, इसमें कुछ नहीं है। राघव जिज्ञासा भरी नजरों से उस बक्से को देखते हुए वहाँ से पत्नी के पास चला गया और सारी बात बताई। रेखा रोटी दाल के साथ आज थोड़ी सी सब्जी भी लेकर आई, जिसे देखकर कमला जी को बहुत अच्छा लगा। मन ही मन सोची महीनों बाद सब्जी का स्वाद न जाने कैसा होगा। जैसे ही उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया, बहू ने थाली पीछे की और बोली, माँ जी उस बक्से में क्या है? कमला जी बोली, कुछ नहीं बहू, इसमें कुछ नहीं है, मुझे खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। रेखा बोली, हाँ हाँ ये खाना आपके लिए ही तो लाई हूँ। आपका बेटा कह गया कि माँ को अच्छा खिलाओ और दोपहर में चावल दाल चोखा सब्जी और पापड़ सब माँ के लिए बनाओ। जैसे जैसे बहू व्यंजन बता रही थी, कमला जी के मुंह से पानी टपक रहा था। तो बताइए ना माँ जी, इस बक्से में क्या है? कमला जी लपक कर थाली को पकड़ी और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। खाते हुए बोली, कुछ नहीं है बहू, मुझे खाना खाने दो, जाओ तुम आराम करो। रेखा तीखी नजरों से उनको देखते हुए अंदर गई। वो पति से बोली, जरूर आपकी बहन के लिए पुराना पुश्तैनी सोने का कंगन छुपा कर रखती होगी। मैं कहती हूँ देवर जी अभी यहाँ है नहीं, उनके आने से पहले इस बक्से को खोलकर हम देखते हैं, वरना कुछ कीमती निकला तो उनके भी 2 हिस्से लगाने पड़ेंगे। दोपहर में बेटा बोला, माँ क्या खाओगी बताओ। माँ के चेहरे पर चमक आ गई। जैसे ही वो कुछ कहती, रेखा बोली, जो कहोगी मैं बना दूंगी, तुरंत पहले मुझे वो बक्सा खोलकर दिखाओ, वरना मैं भी अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। फिर माँ बेटे दोनों भूखे रहना। राघव बोला, माँ आप क्या चाहती है मैं भूखा रहूं? माँ का जी गाय का वो कैसे बेटे को भूखा देखती, जो माँ खुद महीनों से अपना पेट काट रही थी। वो अपने बच्चे की एक समय की भूख भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये सोचकर कमला जी ने वो बक्सा आगे किया और बोली, नहीं नहीं बहू, मुझे मत खाना देना, पर मेरे बच्चे को भूखा मत रखना। ये लो बक्सा देख लो। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बहू ने देखा कि माँ से मिलने नेहा आई है। वो बोली, आपको क्या गंध लग जाती है? जब भी कुछ लेने देने की बात होती है आप जरूर चली आती है। नेहा बोली, मैं तो बस माँ से मिलने आई हूँ। माँ ओ माँ कहाँ हो? इतना कहते हुए बेटी माँ के कमरे तक गई। जब देखा वहाँ नहीं है तो भाभी बोली, माँ पीछे बरामदे में है। ये सुनकर ननद को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि दोनों भाभियाँ कुछ ऐसा हमेशा ही करती थी। बहन को देखकर भाई हैरान हुआ तो नेहा बोली, भैया आप माँ के बक्से के साथ क्या कर रहे हो? रेखा बोली, देखा मैंने कहा था इनको पता होगा, जरूर इनके लिए इस बक्से में कोई कंगन छुपा रखा है और इनको पता है, तभी तो ये परेशान दिख रही है। नेहा बोली, नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर पिताजी के जाने के बाद ये बक्सा अक्सर माँ के पास रहता है। मैं तो बस इसीलिए कह रही हूँ। माँ
अगर इस बक्से की चाबी आपके पास है तो दे दीजिए। देखिए मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इतना कहकर वो रोने लगी। माँ ने धीरे से अपने आंचल से एक पुरानी चाबी जो काले धागे में बनी थी बेटे को बढ़ाते हुए बोली, लो बेटा खोलकर देख लो। बहू ने झट से चाबी हाथ से खींची और बक्सा खोल ली। जैसे ही खोला सब हैरान थे। उस बक्से में तीनों भाई बहनों के बचपन के दिनों के कुछ कपड़े, खिलौने, तस्वीरें और बहू द्वारा दी हुई साड़ियाँ और कुछ रोटियां रखी हुई थी। यह देख बेटी की आंखें भर आई और बोली, माँ ये किसके कपड़े हैं और इसमें रोटियां क्यों रखी हो? कमला जी बोली, ये उन दिनों के कपड़े हैं जब तुम लोग अबोध बालक हुआ करते थे। आज भी इन कपड़ों में तुम्हारी खुशबू है, पर वो खुशबू लालच रहित है। और ये रोटियां मैं इसीलिए रखी थी कि अगर आज राघव मुझे लेने नहीं आया तो इसे खाकर मैं अपना पेट भर लेती। कमला जी बोल रही थी और बेटे बहू खड़े खड़े मानो जमीन में गट रहे थे। नेहा बोली, माँ मैं अब आपको यहाँ रहने नहीं दूंगी। चलिए मेरे साथ में आपके लिए अपने परिवार, बच्चों सबको त्याग दूंगी, पर अब मैं दुख सहने नहीं दूंगी। उसूलों पर चलकर आपने आखिर क्या पा लिया? चलिए मेरे साथ। बड़ा बेटा राघव माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ मुझे माफ कर दो। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, पर मैंने जीते जागते माँ की नरक जैसी जिंदगी दिखाई। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कल को अगर मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो मैं उसी के लायक हूँ। आखिर जो मैं करूँगा वही तो पाऊंगा। रेखा सास के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगी और बोली, माँ जी सच में हमें माफ कर दीजिए। आप जैसा विशाल हृदय मेरा कभी हो ही नहीं पाएगा। हमने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, फिर भी आपने हमेशा आशीर्वाद दिया। अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। अपनी माँ जैसा आपका ख्याल रखूंगी। बस एक बार भरोसा करके देख। सबकी आंखें नम थी। कमला जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, भूल तो बच्चों से ही होती है। माँ का काम होता है उसे सही रास्ते पर लाना, माफ कर देना। आखिर माँ होती किस लिए? कमला जी ने सबको गले से लगाकर माफ कर दिया। बड़े बेटे ने बड़ी इज्जत के साथ कमला जी को गोद में उठाया और एक अच्छे से कमरे में ले गया और बोला, माँ ये घर आपका है, आपको जहाँ इच्छा हो आप रहिए। फिर बेटे बहू ने कमला जी की देखभाल में कभी कोई कमी नहीं रखी। जब ये खबर छोटे बेटे बहू तक पहुंची तो वे लोग भी भागे भागे आए। उन्होंने भी माफी मांगी, पर कमला जी ने बड़े बेटे बहू के साथ ही रहने का फैसला किया। अब बेटी भी कभी कभार मिलने आती थी। मित्रों, माँ तो माँ होती है। हमसे चाहे जितनी भी गलतियाँ हो जाए वो हमेशा माफ कर देती है। जो माँ हमें जन्म से जानती हो, उनके दुखों को हम बांटने की वजह बढ़ा देते हैं। ये पाप होने से पहले अगर हम सचेत हो जाए तो अपने आने वाले जन्मों को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।